हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम चरक कल्प स्थान और सिद्धि स्थान के एफएक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो ये सीरीज हमने काफी पहले शुरू कर दी थी, पर एग्जाम डिले होने की वजह से इसको मैंने पोस्टपोन कर दिया था। अभी हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप यूट्यूब पर प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको एफएक्यू सेशन या ये पीजीटी 2026 का फोल्डर ओपन करना है। वहां पे अभी तक जितने भी एफएक्यू हो चुके हैं, लगभग चरक संहिता का पूरा हो गया है। सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान, शारीर, चिकित्सा, और आज हम लास्ट कल्प सिद्धि देख रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको कमार भृत्य करा दिया था, स्त्री प्रसूति हो गया है, शल्य तंत्र भी हो गया। तो वहां पे पूरा एक प्लेलिस्ट है, आप सारा उसमें देखेंगे। आज से फिर यहां से हमें कंटिन्यू करना है। चलिए शुरू करते हैं। चरक के अनुसार जांगल देश में कौन से दोष की बहुलता होती है? तो आचार्य चरक ने जांगल देश में कौन सा दोष बताया और आनूप में कौन सा बताया। साथ साथ आपको यह भी बताना है कि आचार्य बागभट्ट ने क्या बताया। तो आचार्य बागभट्ट ने केवल एक एक दोष की प्रधानता बताई है। जैसे इन्होंने क्या बोला, जंगल में वात पित्त होता है, तो कोड बनेगा हमारा, जंगल में जाने पे बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे इतने बड़े बड़े जानवर रहते, बीपी को तो बढ़ा ही देंगे, तो वात पित्त। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि देखो वात तो सब जगह रहता है, चाहे वो आनूप हो चाहे जांगल हो, बस पित्त और कफ का डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पे बीपी बढ़ गया जंगल में जाने पे, और आनूप देश में वात तो रहेगा, साथ में पित्त नहीं है, तो क्या होगा, कफ हो जाएगा। पर बागभट्ट ने केवल एक एक दोष की बहुलता बोली है। बागभट्ट जी ने क्या बोला है, जंगल में हवा बहुत चलती है, तो वात प्रधान होता है, और आनूप में क्या होता है, कफ की प्रधानता होती है। यहाँ पे वात पित्त, यहाँ पे वात कफ, किसका हो जाएगा, चरक का हो जाएगा। ठीक है। पुंडरीक, कदम, मदगु एवं भृंगराज पक्षी किस देश में मिलते हैं, आनूप में कि जांगल में? तो मैंने आपको कोडिंग बताई थी, याद आ रहा होगा। फटाफट आंसर देते चलिए, क्योंकि ये पढ़ाने वाला सेशन नहीं है, केवल आपसे पूछने वाला सेशन है। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा हिंट कर देती हूँ। पुंडरीक कदम में क्या है, एक प्रकार के कमल के प्रकार है। कमल कहाँ रहता है, तालाब में रहता है। तालाब मैंने कैसे बताया था आपको, आनुपदेश बताया था, बढ़िया सा तालाब है, नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, है ना, केले के पेड़ लगे हुए हैं, और वहां पे तालाब में कमल खिल रहे हैं। तो ये कदम पुंडरीक भी वही मिलता है हमको, आनुपदेश में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पर्याकाश भूइष्टम कौन सा है, यानी साफ स्वच्छ बादल कौन से देश में रहते हैं? जंगल में घूमने जाते हो तो कैसा रहता है, साफ स्वच्छ बादल रहता है। तो पर्याकाश भूइष्टम किसमें मिलेगा, जांगल में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अश्वत्थ, बट एवं आमलकी के वन किस देश में मिलते हैं? बरगद के पेड़ हैं, है ना, पीपल का पेड़ है, आमलकी का पेड़ है, नारियल वगैरह किसमें थे, आनुप में थे, है ना, और ये कहाँ मिलेगा हमें, जांगल में मिलेगा। तो क्वेश्चन का आंसर है जांगल। अगला क्वेश्चन है, मधु का प्रयोग अनुपान के रूप में कौन से दोष में किया जाता है? वात पित्त कफ में से किस किस में किया जाता है, या केवल एक में किया जाता है? तो तीन दोषों में से मधु का प्रयोग जो है वो पित्त और कफ में किया जाता है। देखो लाइव क्लास तो नहीं है, रिकॉर्डेड सेशन है ये, इसलिए मैं आपके कमेंट भी नहीं पढ़ पा रही हूँ कि आप आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, आप थोड़ा सा उसको स्पीड स्लो करके उसको देखिएगा, है ना। तो किस में मिलता है, पित्त और कफ में मिलता है, वात में नहीं रहता है। चरक के अनुसार सार का संग्रह किस ऋतु में किया जाना चाहिए? तो इसका भी एक सेपरेट वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, जिसमें मैंने आपको चरक, सुश्रुत, राज निघंटु के अनुसार औषधियों का संग्रह पढ़ाया है ना, ऋतुओं के अनुसार। तो बसंत जो है, सॉरी, हेमंत जो है सार की बातें करता है, हेमंत नाम का लड़का सारयुक्त बातें करता है, ऐसा हमने कोड पढ़ा था। अगला क्वेश्चन आता है, तेषाम शाखा पलाशम आचर प्ररूढ़म ग्राह ग्रीष्म मूलानी शिशरेवा शीर प्ररूढ़ पर्णानाम। जब गर्मी का दिन आता है, गर्मी के दिन में क्या होता है, जड़ें सूख जाती हैं, है ना, शीर्ण प्ररूढ़, पत्ते भी कैसे हो जाते हैं, झड़ जाते हैं ना, पर्ण भी कैसे हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो कब ग्रहण करना है, शीर्ण प्ररूढ़ पर्णानाम, मतलब जो डालियां हैं, मूल हैं, जब पत्ते झड़ जाए तो ग्रहण करना। तो गर्मी के दिनों में झड़ते हैं तो उनको ग्रहण करेंगे। तो ग्रीष्म ऋतु में और शिशिर ऋतु में शीर्ण प्रणु पर्णानाम को ग्रहण करते हैं। और
शाखा पलाशम आचिर मतलब नए नए शाखाओं को, नए नए प्ररूढ़ को कब ग्रहण करेंगे? जब वो हरे भरे हों। कब होता है? लो बसंत का मौसम आया, खुशियां झोली भरकर लाया, यानी जब पुष्प अच्छे से लगे रहेंगे, शाखाएं हरी भरी वर्षा के मौसम में होती हैं, तो यहाँ पे हमको वर्षा और वसंत फिल करना था। तो वर्षा वसंत। मदन फल का संग्रह किन ऋतुओं के मध्य में किया जाता है? मदन फल का संग्रह किया जाता है बसंत और ग्रीष्म ऋतु के मध्य में। अगला है मदन फल का प्रयोज्यांग क्या होता है? तो मदन फल का प्रयोज्यांग अंतरनख मुष्टि प्रमाण में यूज किया जाता है। वो क्या है? मदन फल पिपली, यानी मदन फल के अंदर वाला पार्ट यूज किया जाता है। चरक के अनुसार मदन फल के शाड़ा योग कितने हैं? तो हमने एक कोड बनाया था, चटनी अचार 10 रुपए का, चटनी अचार 10 रुपए का, पूसा 16, पूसा सा से 16, पूग और सा से पूग और शाड़व, सॉरी पूप और शाड़व कितना था? 16 रुपए का था। तो यहाँ पे शाड़व, सॉरी वो साफ और साड़व नहीं था, साफ और कुछ और था। यहाँ पे साड़व, राग साड़व अलग है। चटनी अचार जिसको हमने याद किया था 10, यहाँ पे साफ और शशकुली है ना। पूप और शशकुली कितनी होती है? 16 होती है। गलत नहीं करना, जैसे मैंने गलत कर दिया था आपको नहीं करना है। वेणी किसका पर्याय है? तो वेणी वही जीने की इच्छा थी। तो कहाँ चले गए थे हम? इंद्रलोक में चले गए थे, वहां पे अप्सराएं नाच रही थी, है ना। कटी का मूवमेंट भी कर रही थी। कौन सा कटी वाला कोई डांस होता है, ब्रेक, पता नहीं मैं भूल ही गई, है ना, वो डांस, बैली डांस, ठीक है। और उसमें वेणी लगाई हुई थी, गजरा लगाई हुई थी। तो वेणी किस में आता है? जी मुंह तक, जीने की इच्छा से हमने कोड बनाया था। श्वास कास विष वमन ज्वर एवं कफज विकारों में किसका प्रयोग किया जाता है? ध्यान से पढ़िएगा। श्वास कास वमन ज्वर विष विकारों में, तो विष विकार में हम इक्षु का भी पान कराते हैं, और गर्विश में हम 60-60 वाले दो, यानी कौन कौन से? धामार्गव कृतवेधन गर्विश में यूज किया जाता है, और विष में कौन सा यूज कर रहे हैं? इक्ष्वाकु का। बाकी श्वास का इक्ष्वाकु को हम पढ़ लें इक्षु, इक्षु यानी गन्ना। गन्ना ज्यादा खाओगे तो क्या हो जाएगी? सांस फूलने लगेगी, खांसी आएगी। बोलते ना शक्कर बनती है उससे, मीठा होता है, ठंडा होता है, सर्दी खांसी कराएगा। और वमन कराता है, यानी ये वमन विकारों में, कफज विकारों में स्पेशली यूज किया जाता है। आचार्य चरक के अनुसार वर्धमान इक्ष्वाकु योग का प्रारंभ कितने इक्ष्वाकु से किया जाता है? चक्रपाणी का कितने इक्ष्वाकु से किया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर क्या है? इक्ष्वाकु का प्रयोग चरक के अनुसार 10 से शुरू किया जाता है, और चक्रपाणी ने कितना बोला? 50 से शुरू किया जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। धमार्गव का प्रयोज्यांग क्या होता है? धमार्गव, ये पूरा इधर से याद नहीं होगा, मैंने क्लास में आपको पूरा छह के छह नहीं, पूरा नव विरेच्य षड वामक सब कुछ लिखा के उनके अलग अलग प्रयोज्यांग याद कराए हैं, वैसे ही आपको याद होगा। तो फल पुष्प और प्रवाल का प्रयोज्यांग यूज किया जाता है। हृदय रोग ज्वर वातरक्त और विसर्प रोग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दो चीजें थी, दोनों में सेम था, बस अंतर इतना था कि यहाँ पे विसर्प है, यहाँ पे उदावर्त हो जाएगा, बाकी ये डिसीज सेम रहती है, हृदय रोग ज्वर और वातरक्त। याद कैसे क्या कराया था कि बच्चों को किससे डर लगता है? सर्प से। तो विसर्प, सर्प यानी डर लग रहा है किसको? बच्चों को। बच्चों यानी वत्सक, वत्स यानी क्या होता है? बच्चा होता है। तो वत्सक को सर्प से डर लग रहा है। और उदावर्त किसको होता है? राजाओं को, राजाओं को उदावर्त हो जाता है। तो हृदय रोग ज्वर वातरक्त उदावर्त में क्या दिया जाता है? चतुरंगुल। राजा क्यों बोला? क्योंकि इसको राज वृक्षक भी बोलते हैं, राज वृक्ष भी बोला जाता है किसको? चतुरंगुल को। अगला है मृदंग फल किसका पर्याय है? तो मृदंग को बजाते बजाते उसमें वेधन हो गया, उसमें छेदन हो गया। तो मृदंग का बजाते बजाते क्या हो गया? वेधन हो गया। तो कृतवेधन, क्या है? कृतवेधन। अगला क्वेश्चन है कल्याण गुण का, आंसर ही दिख गया आपको पहले। कल्याण गुण का मुख्य घटक क्या है? निषोध। नव विरेच्य जब हम जहां से शुरू करते हैं, यानी कल्प स्थान का 7वां चैप्टर, वहां पे कौन सा? श्यामा त्रिवित नाम का जो चैप्टर है, 7वां चैप्टर है ना, वहीं पर कल्याणक गुण का वर्णन किया है। तो निषोध। व्योषादि गुटिका की मात्रा कितनी होती है? व्योष किसका पर्याय है? त्रिकटु का। मात्रा कितनी होती है? एक पल मात्रा होती है। स्नूही क्षीर का संग्रह किस ऋतु के अंत में करना चाहिए? जनरली जब हम द्रव्यों का संग्रह पढ़ते हैं तो क्षीर का संग्रह शरद ऋतु में किया जाता है। कोडिंग बनाई थी शरद ऋतु में हम
खीर बनाते हैं तो शरद ऋतु में क्षीर का संग्रह किया जाता है, पर केवल स्नूही क्षीर का संग्रह शरद में नहीं किया जाता, ना ही शरद के अंत में। किसके अंत में किया जाता है? शिशिर के अंत में किया जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा शिशिर ऋतु। अगला क्वेश्चन है, दंती के किस वर्ण के मूल का संग्रह करना चाहिए? पूरा कोडिंग आपको याद आ रहा होगा जो मैंने क्लास में पढ़ाया था। दांत कैसे? हमारे काले काले दांत। दांत कैसे? काले दांत, श्याम दांत। तो श्याम कलर के दंती का संग्रह किया जाता है। क्षीण माने तो निर्यासे किसका लक्षण है ना? 3 प्रकार के पाक पड़ते हैं, मृदु पाक, मध्यम पाक और खर पाक। तो अगर हमने वर्ती बनाई, जिसका हमने पाक किया, उसमें कल्क द्रव्य रहता है, उस कल्क द्रव्य को हमने उठाया, उसकी वर्ती बनाई तो क्षीण हो जाती है, यानी ये पाक कौन सा पाक कहलाता है? खर पाक कहलाता है। ठीक है। अगला है, अभ्यंग में कौन से पाक का प्रयोग करते हैं? तो अलग अलग याद नहीं करिएगा, इसका भी एक वीडियो है चरक सुश्रुत बागभट शारंगधर का, यूट्यूब पर मैंने बनाया है। तो यहाँ पे आपको अभ्यंग में खर पाक का यूज करना है। तो कोड क्या था चरक का? मृदु पाक, मध्यम पाक और खर पाक। तो यहाँ पे ना पावा अभी, ना पावा अभी, ना फॉर हो जाएगा नस्य, पा फॉर हो जाएगा पान, वा फॉर हो जाएगा वस्ती, अभी फॉर हो जाएगा अभ्यंग। तो चरक का मृदु नस्य में, मध्यम पान वस्ती और खर पाक अभ्यंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। चरक के अनुसार मान की न्यूनतम इकाई कौन सी है? मान की सबसे मिनिमम इकाई कौन सी होती है? ध्वंसी। क्या है? ध्वंसी। अगला क्वेश्चन है, चरक के अनुसार कास रोग में कृतवेधन चूर्ण किसके साथ देना चाहिए? तो देखो कोडिंग बनाई थी, का से कास में का से कृतवेधन देना है, और जिससे खांसी होती उसी के साथ दे दिया। मतलब मम्मी बोलती ना कि गन्ने का जूस नहीं पियो, ठंडा होता है, खांसी चलने लगेगी, और उसमें गन्ने का जूस ही दे दिया। कोडिंग आपको याद आ रही होगी। कास में कृतवेधन किसके साथ दे रहे हैं? गन्ना का रस यानी इक्षु रस के साथ। वात पित्त आर्दित रोग में प्रयुक्त जीमूतक चूर्ण की मात्रा कितनी होती है? तो एक कोडिंग बताई थी, जीने के लिए 1 चुटकी सिंदूर काफी होता है। कोड बनाया था ना, 1 चुटकी सिंदूर जीने के लिए। तो जीने के लिए हमारा कोड हमेशा से चलता आ रहा था, जीना यानी जीमूतक। ठीक है। उसमें 1 चुटकी सिंदूर यानी 1 शुक्ति मात्रा क्या थी? 1 शुक्ति प्रमाण। मनोविकार में वमन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो गर्विश में हमने 60 वाले धामार्गो कृतवेधन देखा, विष में हमने इक्ष्वाकु देखा। उसके बाद हमने मनोविकार, जब किसी को मानसिक व्याधि हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि पूजा पाठ करो, धर्म का काम करो। क्या बोलते हैं? धर्म का काम करो। तो मनोविकार में वमन हेतु धामार्गों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, गंभीर स्थिति, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस एग्जाम में आ जाए, कि जो गहराई में स्थित है, गंभीर स्थिति के पांडु, बहुत ज्यादा सीवियर पांडु है, बड़े बड़े रोग हैं, कुष्ठ है, प्लीहा है, रोग है, शोफ, गुल्म तथा गर्विश में वमनार्थ प्रयुक्त होता है। तो देखो, अगर कोई चीज गहराई में स्थित है तो ऐसे थोड़ी ना वहां पे पहुंच जाएंगे हम। कैसे पहुंचेंगे? वेधन करके पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? गंभीर या गहराई में हमको पहुंचना है तो वेधन करके पहुंचना पड़ेगा, यानी कृत वेधन का यूज किया जाता है। ये हर एक क्वेश्चन का कोडिंग नहीं रहता, जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तब आपको बताती हूँ। निम्नलिखित में से किस योग का प्रयोग सभी ऋतुओं में किया जा सकता है? तो कौन सा है? कौन सा योग प्रयुक्त किया जाएगा सभी ऋतुओं में जो कल्याणकारी हो? तो कल्याणक गुण का प्रयोग सभी ऋतुओं में किया जाता है। आरगवत के पक्व फलों को तोड़कर 7 दिनों तक किसमें रखते हैं? और मदन फल को तोड़कर 8 दिनों तक किसमें रखते हैं? तो 8 दिन रात, 8 अहोरात्र से करके जो भी होगा वो हम रखते हैं। बहुत सारी राशियां, धान्य राशि और अलग अलग राशियां जो होती हैं, मतलब राशि मतलब समझते हो ना, अन्न द्रव्यों में रखा जाता है। इसको किस में रखते हैं? बालू में, रेत में। राजा आरगबद रेत में, बोलेंगे इसको बालू में जाके गड़ा दो, किसी भी दुश्मन को किस में गड़ा दो? रेत में जाके। तो आरगबद यानी राजा, राजवृक्षक, सिक्ता। दंतिमूल कल्प का निम्नलिखित में से किसके साथ प्रयोग करने पर कामला नष्ट हो जाता है? अभी मैंने बताया दंती को कास में देना है, कृतवेधन को कास में देना है इक्षु रस के साथ। कृतवेधन को कास में देना है
इक्षु रस के साथ। और यहाँ पे दंती मूल के कल्क को किसके साथ देना है, कामला नाशक हो जाएगा। तो दा से दंती को गुड़ के साथ देना है, किसके साथ, गुड़ के साथ। निम्नलिखित में से किस द्रव्य के साथ दंती मूल का क्वाथ बनाकर प्रयोग करने में पित्तज, कास और पांडु। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो कल्क को दिया था हमने गुड़ के साथ, कल्क को गुड़ के साथ दिया तो कामला नष्ट हो गया, तो कल्क कासे कामला को नष्ट करता है। यहाँ पे क्वाथ बना रहे हैं, क्वाथ किसके साथ देंगे हम, द्राक्षा के साथ। तो आप ऐसे याद करो, कल्क में हम द्राक्षा तो नहीं डाल सकते हैं, कल्क में हम गुड़ डाल सकते हैं। तो कल्क में हमने गुड़ डाला तो कामला नष्ट हो गया। अगर हमने क्वाथ में क्या डाल दें, द्राक्षा, द्राक्षा किशमिश छोटी छोटी हम क्वाथ में डाल देंगे, उसको पी लेंगे तो क्या नष्ट हो जाएगा, पित्तज, कास और पांडु। अब ये रटना पड़ेगा, ठीक है। चरक के अनुसार कौन सा स्नेहपाक वस्ती में प्रयुक्त किया जाता है, इकट्ठा मैंने बता दिया है, ना पावा अभी से आपको कोडिंग बता दी थी। चरक ने स्नेह काल मर्यादा अधिकतम कितने दिन बताई है, स्नेह प्रकर्ष काल जिसको बोलते हैं, मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 7 दिन। तो मृदु कोष्ठी में 3 दिन में स्नेहन हो जाता है, क्रूर कोष्ठी में 7 दिन में हो जाता है, और बीच में मध्यम कोष्ठी का चरक ने नहीं बताया, 4, 5, 6 दिन में मध्यम कोष्ठी का स्नेहन हो जाता है। ऐसा कौन से आचार्य बोले हैं, सुश्रुत बोले हैं, ठीक है। सम्यक विरेचन कब होता है, तो कफ की स्थिति देखी जाती है, ऐसा नहीं कि पित्त बड़ा हुआ तो सम्यक विरेचन हो, कफ बड़ा हुआ तो सम्यक वमन हो, ऐसा नहीं है। इसमें केवल और केवल कफ की स्थिति देखी जाती है कि अगर कफ मंद है तो सम्यक विरेचन होगा, कफ वृद्ध है तो सम्यक वमन होगा, ठीक है। तो मंद कफास्तु। पेया विलेपी अकृत कृतयुष रस का क्रमशः प्रधान शुद्धि में कितने अन्न काल तक सेवन करना चाहिए, प्रधान शुद्धि में इनका कितने अन्न काल तक सेवन करना है। बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है ये, तो यहाँ पे इनका पूछा गया है, मतलब इनका हर एक का 3-3 अन्न काल तक प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रधान शुद्धि में पेया आदि का प्रयोग कुल कितने अन्न काल तक किया जाता है, तो वो 12 अन्न काल लगता है। अभी केवल 3 आंसर जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक एक का पूछा गया है। किसके अतियोग से तृष्णा मोह मूर्छा हो जाता है, क्वेश्चन लीक कर दिया है। तो ये सारे श्लोक आपको याद कराने थे मुझे, मैंने बोला था, कर भी लिए थे आपने। तो वमन के अतियोग में क्या था, तृण मोह मूर्छा अनिल कोप निद्रा वलादि हानि बमने अतिचा स्यात्। विरेचन में हमने क्या, अयोग में हमने क्या देखा था, स्फोट कोट कंडू रित्खा विशुद्धि गुरु गात्रताचा। तो वमन विरेचन वस्ती नस्य शिरो विरेचन सभी के, है ना, रक्त मोक्षण वगैरह सभी के आपको श्लोक याद करने थे। द्रयोग से प्रतिशय तंद्रा सर्दी अरोचक हो जाता है, नहीं भी श्लोक याद था तो कॉन्सेप्ट तो याद था, बताए थे कि विरेचन कराते हैं, अधो मार्ग से दोष निकलना चाहिए था, नहीं निकला, मतलब अयोग हो गया। अयोग होना मतलब अधो मार्ग से ना निकलना। अगर कोई चीज अधो मार्ग से निकलनी थी, नहीं निकली, कहाँ से निकलेगी, ऊपर से निकलेगी। मुंह से निकलने वाले 3, नाक से निकलने वाला 1 बताया था मैंने आपको, नाक से निकलने वाला प्रतिशय, तंद्रा, सर्दी और अरोचक 3 मुंह वाले। तो किसमें मिलता है ये, विरेचन के अयोग में मिलता है। उरा शिरो लाघव इंद्रियाक्षाम श्रोतो विशुद्धि किसका लक्षण है। अब आप बताओ, सम्यक शिरो विरेचन का होगा कि अयोग का होगा कि अतियोग का होगा। इतना तो अभी तक आप समझने लगे हो कि सारी चीजें अच्छी मिल रही हैं, यानी ये किसमें मिलेगा, सम्यक में मिलेगा, है ना। उरा शिर का लाघव हो जाना, इंद्रिया बढ़िया हो जाना, श्रोतस का विशुद्धि हो जाना सम्यक का है। हृदय कंठेंद्री संशुद्धि रघुत्तम शीर्षा शमा किसका है, हृदय कंठेंद्री संशुद्धि। अब बताइएगा जरा, कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का आंसर। हृदय पार्श मूर्धेन्द्री मार्ग शुद्धो तथा लघुत्ते अपि च लक्ष्मणे। हृदय पार्श मूर्धा इंद्रिय मार्ग शुद्धो ये किसका है, और कंठ इंद्रिय संशुद्धि किसका है। कंठ में क्या लगता है, धुआं लग जाता है, कंठ में धुआं लग जाता है, तो धुआं यानी सम्यक धूमपान का कंठ इंद्रिय है। और हृदय पार्श मूर्धेन्द्रिय आपको बताना है। चरक के अनुसार शीत ऋतु में अनुवासन वस्ती देने का काल क्या है, तो श्लोक ही याद करवाना था। शीते वसंते दिवानुवास्यो शीते वसंते दिवानुवास्यो रात्रौ शरद ग्रीष्म घनागमेशु। तो शीत वसंत में दिन में, बाकी की ऋतुओं में रात्रि में अनुवासन वस्ती देना चाहिए, ठीक है। शरद ऋतु में अनुवासन वस्ती एक श्लोक ही तो याद करना था, बता दिए हमको, हम बता दिए आपको रात्रि में देना है। सर्वार्थकारी शिशु वृद्धियूनाम निरत्या कौन सी वस्ती है,
सर्वकाल देया कौन सी वस्ती है? सर्वकाल निरत्या कौन सी वस्ती है? अनुदिवसम कौन सी वस्ती है? प्रतिदिन सेवनीय कौन सी वस्ती है? ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लास में बताई थी मैं आपको। तो ये किसके लिए आता है? निरुवस्ती के लिए आता है। काले महान पुष्प फल प्रदस्य, है ना, एक काल में पुष्प फल प्रदस्य यानी शुक्र शोणित की पुष्टि कर रहा है, तो किसके लिए बोलेंगे? ये अनुवासन वस्ती की। पुष्प फल प्रदस्य अनुवासन है, और शिशु वृद्धियों नाम निरत्या कौन सी है? निरुवस्ती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वकाल नृत्या हमेशा कोई भी उपद्रव नहीं कराती, वो कम क्वांटिटी वाली वस्ती। मात्रा सर्वकाल देया या से यापना वस्ती। सर्वकाल देया कौन सी? या से यापना वस्ती। अनुदिवसम या प्रतिदिन सेवनी, वो कौन सी? अनुवासन वस्ती। चरक के अनुसार विकर्तिका किसके अतियोग में मिलता है? तो विकर्तिका जो है एक के अयोग में मिलता है, एक के अतियोग में मिलता है। तो अतियोग में, निरु के अतियोग में तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि निरु के अतियोग का तो श्लोक ही नहीं बताया। उसमें ये बताया है कि ये अति विरेचन के अतियोग के समान आपको समझना है। तो कहाँ मिलेगा विकर्तिका? एक के अयोग यानी निरूह वस्ती के अयोग में मिलता है, और अनुवासन वस्ती के अतियोग में। किसके अतियोग में? अनुवासन वस्ती के अतियोग में मिलता है। चरक के अनुसार काल वस्ती में कुल निरु वस्ती की संख्या कितनी होती है? अब कैलकुलेट करके बता दीजिएगा। प्रीवियस ईयर में मैंने इसको आपको कितनी बार याद करा दिया होगा, फटाफट एक बार और देख लो। कर्म वस्ती, काल वस्ती, योग वस्ती। कल कर्म 30 है, काल लगभग आधा, और ये जस्ट आधा। तो 1 12 12 3, 1 6 6 3, 1 3 3 1। तो यहाँ पे एक एक को गोला बना देना। ये जो गोला बनाया है वो निरु वस्ती को इंडिकेट कर रहा है कि कर्म वस्ती में 12 निरु, काल वस्ती में 6 निरु, योग वस्ती में 3 निरु, बाकी के जोड़ देना, अनुवासन हो जाएगा। तो कितना? 12 13 14 15, 12 13 14, 1 12 12 5 है भैया, है ना। 12 5 17 और 1 18, 18 अनुवासन इसमें 10 अनुवासन, इसमें 5 अनुवासन, 3 और 1 4 और 1 5। तो जो यहाँ पे लिखा कुल अनुवासन, यहाँ पे लिखा है कुल निरूह वस्ती। चरक के अनुसार तिमिर शिरोविरेचन के कौन से इसमें मिलता है? अतियुग में मिलता है कि अयुग? अगर शिरोविरेचन ज्यादा हो जाए, अतियुग हो जाए, तभी हमको क्या मिलता है? तिमिर मिलता है। चरक के अनुसार वस्ती आदि पंचकर्म के पश्चात कितने समय तक का परिहार करना चाहिए? तो कुछ कितने दिन का, कितने महीने का? तो चरक ने क्या बोला? चरक ने बोला द्विगुण परिहार काल, यानी जितने समय तक आपका पंचकर्म चला है उसके दुगने समय तक कराओ। जबकि सुश्रुत ने क्या बोला है? 1 महीना, 1 मास, या पुनः बल आने तक आपको परिहार का पालन करना है। मूत्राघात के रोगी को वमन कराने से उसे निम्न में से क्या हो जाता है? तो ये एआर का क्वेश्चन भी यहां से बनता है। तो मूत्राघात में वैसे तो वमन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, अगर आपने करा दिया तो शूल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी तीव्रतर शूल मिलता है। नवज्वर में विरेचन देने से कौन सा दोष प्रकोपित हो जाता है? एआर का क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नवज्वर में विरेचन देंगे तो वात दोष प्रकोपित हो जाता है। कौन सा दोष? वात दोष प्रकोपित होता है। नवज्वर पांडु प्रमेय में निरुवस्ती देने से क्या होता है? नवज्वर पांडु प्रमेय ये संतर्पण जन्य विकार है ना, और इसमें अगर हम निरुवस्ती और दे देंगे तो मंदाग्नि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मंदाग्नि। इंपॉर्टेंट है। बसंत ऋतु में नस्य का काल क्या है? तो ये भी नस्य का, चरक का और बाघ भट्ट का नस्य से एवं काल का अलग से यूट्यूब पर वीडियो, वहां से देख लेना, पूरा पढ़ाया था। तो बसंत ऋतु में हम कब देते हैं? पूर्वान्ने, सुबह सुबह देते हैं। अति लवणयुक्त वस्ती, एआर का क्वेश्चन बनेगा। अति लवणयुक्त वस्ती देने से क्या परिणाम होता है? ज्यादा नमक मिलाकर आपने अगर वस्ती दे दी तो दाह और अतिसार हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। निरुवस्ती द्रव्य में औषध द्रव्यों के मिलाने का क्रम क्या है? आयुर्वेद के बचपन से आपको याद रहता है, माक्षिकम लवणम स्नेहम कलकम क्वाथम इति क्रमात्। तो क्रम आपको वैसे भी याद है, तो क्रम जमाने को पूछा जा सकता है। बस सुश्रुत ने लवण को पहले रख दिया था, ये बाघ भट्ट और
चरक का है। सुश्रुत ने लवण को पहले रख दिया, उसके बाद मधु आके पूरा क्रम एक जैसा हो जाएगा। जनियत प्रजानाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जनियत प्रजानाम च प्रजाम स्त्रीणाम तथा नृणाम कौन सी वस्ती के लिए कहा है, यानी प्रजा को उत्पन्न करता है। कौन सी वस्ती के लिए आता है ये? अनुवासन वस्ती यानी स्नेह वस्ती के लिए कहा गया है। स्नेह वस्ती के किससे आवृत होने पर तमक श्वास हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, हमने पढ़ा था ना। स्नेह वस्ती के 6 उपद्रव कौन कौन से होते हैं? वात पित्त कफात अन्य पुरीशे आवृतस्य च अभुक्ते च प्रणीतस्य स्नेहवस्ती षडापदः। उसमें तमक श्वास कब होता है? जब स्नेहवस्ती आवृत हो जाती है पित्त से। क्यों? तमक श्वास पित्त स्थान समुद्भवा है। तमक श्वास पित्त के आवृत होने से ही होगी। तो एक कोडिंग भी बन गया और आपको याद भी हो गया। नाति स्निग्ध शय्याद अध्यात स्नेह विरेचनम। फिर क्या है, इसको क्या देना चाहिए हमको? स्नेह उत्कृष्ट शरीराद अध्यात रूक्ष विरेचनम। कहां कहां बताया? तो कल्प में भी बताया, सिद्धि में भी बताया। कल्प में कहां बताया? सबसे लास्ट में। उसका आधा कर देना, सिद्धि हो जाएगा। यानी कल्प 12 में, कहां कहां? कल्प 12 में, उसका आधा हो जाएगा सिद्धि 6 में। संशोधन के समय चतुष्पाद की विगुणता से कुल कितनी व्यापत्तियां होती हैं? इनको हम बोलते हैं संशोधन व्यापत्ति। जो कितनी होती हैं? टोटल 10 होती हैं। अगर चतुष्पाद सही से संपन्न नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो कितनी व्यापत्ति हो जाएंगी? 10। उपना शिरोवस्ती दहनम च शस्यते किस में किया जाता है जो शिरोरोग है? उपना शिरोवस्ती दहन। तो कोडिंग बनता ना, आधा जल गया। क्या कोडिंग बनता है? आधा जल गया या आधा कट गया। वही नैनम व अति श्रोतम अभी विवर्धित करके हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अर्धाभेदक में मिलेगा। अच्छा आ गया ना, नयनम व अथवा श्रोतम अति वृद्धो विनाशित। तो अगर ये बढ़ जाएगा तो आधा एक आंख को और एक श्रोत को नष्ट कर देगा। तो आधा नष्ट किया तो अर्धाभेदक। आंसर क्या? अर्धाभेदक। अगला क्वेश्चन है शिरः काय विरेको चा मूर्धा त्रिस्नेह धारणम। मूर्धा पर तीनों स्नेह का धारण कौन सी व्याधि में करते हैं? तो शिरा काय त्रिस्नेह धारण जो है सूर्यावर्त में। तो भगवान सूर्य को हम क्या चला रहे हैं? तीनों प्रकार के स्नेह समर्पित करते हैं। और नावन नस्य भी दिया जाता है, आचार्य बागभट्ट ने बोला है। अगला है परम त्रेहा जीवितम चेत प्रत्याखेम चरा किसका लक्षण है? परम त्रेहा जीवितम तो एक रोहिणी में आता है, एक शंखक में आता है। रोहिणी में जंतुर्भवती जीवितम यानी जंतुओं का रोहण होता है, ऐसा कोड बना था। अब यहाँ पे जब जंतु नहीं आया तो दूसरा आंसर होगा, क्या होगा? शंखक। अगला है चिरम धार्यतो मूत्रम त्वरया ना प्रवर्तते। अगर लंबे समय से मूत्र का धारण किया है और एकदम से प्रवर्तन नहीं होगा तो कौन सा मूत्र दोष होता है? ये लंबे समय से कोई चीज धारण किया, लंबा समय यानी अतीत काल में आपने अतीत से धारण किया यानी मूत्रातीत। आंसर क्या होगा? मूत्रातीत। कपोतिव कुंजेव कबूतर की बलि कौन चढ़ा रहा था? आंसर क्या होगा आपका? तांत्रिक। कौन चढ़ा रहा है? तांत्रिक, अपतंत्रक। अगला है चरक के अनुसार सिर में स्तंभता होना, सुप्ति होना, गुरुता होना, निम्न में से कौन से नस्य का प्रयोग करना चाहिए? देखो स्तंभता, जकड़ाहट हो रही है, नमनेस हो रही, हैवी हैवी लग रहा है, तो उसको हमको निकालना पड़ेगा, यानी उसके अंदर कफ भरा हुआ है। समझने की कोशिश करना, हैवी है, जकड़ाहट, इसका मतलब नहीं समझना कि वात है, तो वात के कारण स्तंभता तो होती, कफ के कारण भी होती है। हैवी हैवी लग रहा है तो उसको निकाल दो, यानी रेचन नस्य का प्रयोग कराओ। गुद भ्रंश किसका व्यापद है? गुदा में भ्रंश होना वमन और विरेचन दोनों का व्यापद है। वो हम 10 प्रकार के वमन विरेचन व्यापद पढ़ते, उसमें से एक है। चरक के अनुसार निरुवस्ती व्यापद की संख्या कितनी है? स्नेहवस्ती का 6, उसका डबल हो जाएगा 12, तो निरुवस्ती हो जाता है। हिक्का किसका व्यापद है? हिक्का किसका व्यापद है? तो आप जब मैं आपको निरुवस्ती व्यापद पढ़ाई थी तो वहां पे आपको बताया था कि निरुवस्ती की व्यापद में आता है। तो ये मैंने आपको आज की क्लास में चरक कल्प सिद्धि का एफएक्यू सॉल्व करा दिया है। इसके बाद हम अगला एफएक्यू करने वाले हैं अगत तंत्र और व्यवहार आयुर्वेद का। थैंक यू सो मच।